नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यूपी विधानमंडल बजट सत्र का दूसरा दिन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विधानमंडल के सभी सदस्यों को सदन में चर्चा कर समस्याओं का समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग देना चाहिए। सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सदन के पटल पर रखने और प्रदेश सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। इससे पहले सोमवार को सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, ढांचागत विकास और रोजगार के मुद्दे पर भी पूरी तरह से सफल है। तो बता दें कि यूपी में बजट सत्र शुरू है। वहीं आपको बताते चले कि विधानमंडल के सभी सदस्यों को सदन में चर्चा के समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। वहीं सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के संबंधित मुद्दों को पलट पर रखने के लिए भी सरकार से ध्यान रखने और उन मुद्दों की और आकर्षित करने का भी अवसर मिलेगा, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इससे पहले सोमवार को सत्र को पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई और कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और ढांचागत विकास और रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से सफल है। तो बता दें कि बजट सत्र का आज दूसरा दिन है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने ये अपील की है। आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विधानमंडल के सभी सदस्यों को सदन में चर्चा कर समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग देने के लिए कहा। सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को सदन पर पटल पर रखने और प्रदेश सरकार का ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करने का अवसर मिला, ये कहा उन्होंने। इसके साथ ही आपको बताते चले कि सोमवार को सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और साथ ही कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य, ढांचागत विकास और रोजगार के मुद्दे पर सफल है। तो वहीं बता दें कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार के बीच करीब 2 लाख रेल यात्रियों के सफर पर इमरजेंसी ब्रेक लग गया है। आपको बताते चले कि मल्हौर से डालीगंज के बीच 16 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इस वजह से 10 दिनों के लिए गोरखपुर से लखनऊ आने जाने वाली 22 ट्रेन कैंसिल कर दी गई है। इस बीच गोरखपुर से लखनऊ के लिए रोजाना सिर्फ एक ट्रेन कृषक एक्सप्रेस ही चलेगी। कैंसिल की गई ट्रेनों से सामान्य तौर पर रोजाना 20,000 यात्री सफर करते हैं। त्योहार के दौरान यह संख्या बढ़ जाती है। अब इन यात्रियों के सामने अपने गंतव्य तक पहुंचने का संकट नजर आ रही है। तो बता दें कि 22 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। इसी बीच गोरखपुर से लखनऊ के लिए रोजाना सिर्फ एक ट्रेन कृषक एक्सप्रेस ही चलेगी। वहीं कैंसिल की गई ट्रेनों से सामान्य तौर पर रोजाना 20,000 यात्री सफर करते हैं। वहीं अगर बात करें कि त्योहार के दौरान यह संख्या बढ़ जाती है और अब इन यात्रियों के सामने अपने गंतव्य तक पहुंचने का संकट भी नजर आ रहा है। तो बता दें कि मल्हौर से डालीगंज के बीच 16 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिस वजह से 22 ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं और इसी वजह से 10 दिनों के लिए गोरखपुर से लखनऊ आने जाने वाली 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दी गई है। और इसी बीच गोरखपुर से लखनऊ के लिए रोजाना सिर्फ एक ट्रेन कृषक एक्सप्रेस ही चलेगी। वहीं कैंसिल की गई ट्रेन सामान्य तौर पर रोजाना 20,000 यात्री सफर करते थे, जिस वजह से बताते चले कि यात्रियों के सामने अपने गंतव्य तक पहुंचने का संकट नजर आ रही है। जैसे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले कि होली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के बीच करीब 2 लाख रेल यात्रियों के सफर पर इमरजेंसी ब्रेक लग गया है। वहीं आपको बताते चले कि मल्हौर से डालीगंज के बीच 16 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिस वजह से 10 दिनों के लिए गोरखपुर से लखनऊ आने जाने वाली 22 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है।
वहीं इस बीच गोरखपुर से लखनऊ के लिए रोजाना सिर्फ एक ट्रेन कृषक एक्सप्रेस ही चलेगी। कैंसिल की गई ट्रेन से सामान्य तौर पर 20,000 यात्री सफर करते हैं, जिनको ये परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर। राजस्व परिषद के चेयरमैन संजीव मित्तल बहराइच दौरे पर है। आपको बता दें कि संजीव मित्तल कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने के बाद राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद संजीव मित्तल ने मालखाने के साथ साथ सभी विभागों के कार्यालयों में जमकर दस्तावेजों की जांच की और किसानों के मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश भी दिया। वहीं संजीव मित्तल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसानों से संबंधित जो पेंडिंग मुकदमे पाए गए हैं उन्हें जल्द देखना जाए और उन्होंने कहा कि राजस्व संबंधित मामलों और विरासत मामलों में शासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जाए ताकि ये सभी मामले तेजी से खत्म करवाए जाए। तो बता दें कि अधिकारियों की बैठक ली गई है। वहीं संजीव मित्तल ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने के बाद अधिकारियों की बैठक ली और बैठक करने के बाद संजीव मित्तल ने मालखाने के साथ साथ सभी विभागों के कार्यालयों में जाकर दस्तावेजों की जांच की और किसानों के मामलों को जल्द से निपटाने के निर्देश भी दिया। वहीं साथ ही संजीव मित्तल ने कहा कि निरीक्षण के दौरान किसानों से संबंधित जो पेंडिंग मुकदमे पाए गए हैं उन्हें जल्द देखा जाए और उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। राजस्व कार्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उत्कृष्ट श्रेणी का काम हुआ है। रेवेन्यू केसेस में डिस्पोजल में डीएम साहब ने विरासत के मामलों में बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी भी काफ़ी रेवेन्यू केसेस के डिस्पोजल में गुंजाइश है तहसील स्तरों पे, उसके लिए डिस्कशन हुआ है बड़े गहराई में जाकर और सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनका निस्तारण किया जाएगा। बहराइच में राजस्व कार्यों में बहुत अच्छा काम हुआ है, उत्कृष्ट श्रेणी का काम हुआ है। रेवेन्यू केसेस में डिस्पोजल में डीएम साहब ने विरासत के मामलों में बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी भी काफ़ी रेवेन्यू केसेस के डिस्पोजल में गुंजाइश है तहसील स्तरों पे, उसके लिए डिस्कशन हुआ है बड़े गहराई में जाकर और सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जो पेंडिंग मुकदमे हैं उनका। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरोहा में सिगरेट नहीं देने पर युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने हमला करने वाले युवक पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि हसनपुर नगर के मोहल्ला कनेटा रोड निवासी तंजीम अहमद रविवार की रात अपने घर के नजदीक ही बहरा खड़ा था। इस दौरान मोहल्ले का युवक अब्दुल्ला आया और तंजीम से सिगरेट मांगा। नहीं देने पर गाली गलौज हुआ, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि वहां पर खड़े एक फल के ठेले से चाकू उठाकर तंजीम के पेट पर हमला कर दिया। हमले के बाद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। वहीं कोतवाली प्रभारी निरीक्षक सुशील वर्मा ने बताया कि दोनों युवक आपस में दोस्त भी हैं। तो ये दोस्ती को एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां पर अपने ही दोस्त को दोस्त ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि पुलिस ने हमला करने वाले युवक पर कई धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वही आपको बताते चले कि हसनपुर नगर के मोहल्ला कनेटा रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर मोहल्ले का युवक अब्दुल्ला आया और तंजीब से सिगरेट मांगा। नहीं देने पर गाली गलौज हुआ दोनों में और जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर एक खड़े फल के ठेले से चाकू उठाकर तंजीब के पेट पर हमला कर दिया है। तो ये पूरा मामला सिगरेट को लेकर हुआ है, जहां पर दोनों दोस्तों में विवाद हो गया है। वहीं आपको बताते चले कि जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया है। पुलिस ने हमला करने वाले युवक पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं हसनपुर नगर के मोहल्ला कनेटा रोड का ये पूरा मामला है। खबर
बदायूं से है, जहां कोतवाली परिसर में खुद को आग लगाने वाले व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि करीब 38 घंटे बाद भी परिजन अंतिम संस्कार को तैयार नहीं है। ये पूरा मामला सरसावा कोतवाली के केशारपुर मुढ़ैया से है, जहां पर आपको बता दें कि इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है। वही आपको बताते चले कि कार्रवाई पर परिजन अड़े हुए हैं, और वहीं आपको बताते चले कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। वहीं करीब 38 घंटे बाद भी परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी नहीं है। तो युवक की मौत के बाद परिजनों ने कार्रवाई को लेकर 38 घंटे बाद भी परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुए। वही ये बताते चले कि पूरा मामला सरसावन कोतवाली के केशोरपुर मुढ़ैया का है, जहां पर युवक की मौत की वजह से उसके परिजनों में काफी आक्रोश है। और वही आपको बताते चले कि कोतवाली परिसर में खुद को आग लगाने वाले व्यक्ति के इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वही करीब 38 घंटे बाद भी अंतिम संस्कार के लिए परिजन तैयार नहीं है और साथ ही कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो वही खबर आगरा से, जहां कला संस्कृति और शिल्प के अनूठा संगम आगरा के ताज महोत्सव में दिखाई देगा। वही इस बार ताज महोत्सव की थीम G20 पर रखी गई है। आपको बता दें कि 20 से 1 मार्च तक आयोजित ताज महोत्सव की विधिवत शुरुआत कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित करके की है। तो आगरा में G20 का महोत्सव शुरू हो गया है। वही आपको बताते चले कि कला संस्कृति और शिल्प की अनूठा संगम आगरा के ताज महोत्सव में दिखाई देगा। वहीं इस बार ताज महोत्सव की थीम G20 पे रखी गई है। आपको बताते चले कि 20 से 1 मार्च तक आयोजित ताज महोत्सव की विधिवत शुरुआत कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर की है। तो आगरा में G20 के बता दें कि महोत्सव में कला संस्कृति और शिल्प की अनूठा संगम आगरा के ताज महोत्सव में दिखाई देगा। और वही इस बार ताज महोत्सव की थीम G20 पे रखी गई है। आपको बताते चले कि 20 से 1 मार्च तक आयोजित ताज महोत्सव की विधिवत शुरुआत कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने दीप प्रज्वलित कर की है। देखिए, ताज महोत्सव आगरा में बहुत वर्षों से आयोजित होता है और ये कला, संस्कृति और उसका अपने तरह तरह के पकवानों का ये एक यहाँ संगम है। और जो संगम होता है वो अपने आप में तीर्थ बन जाता है। तो ये एक तरह से एक तीर्थ है पर्यटकों के लिए भी और आगरा वासियों के लिए भी, जो यहाँ उनके हर तरह की वैरायटी उनको अवेलेबल है। पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर शिल्पकार आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं और जिन्होंने अपने अपने ये बनाए हैं प्रोडक्ट, वो लोग आए हुए हैं। तो इसका लाभ जनता को भी मिलता है और व्यवसायियों को भी मिलता है। देखिए, आज 31वें ताज महोत्सव का शुभारंभ माननीय मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के कमलों द्वारा संपन्न हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ जो जनमानस है उसके लिए लाभकारी होगा। पूरे देश भर के, प्रदेश के और जो स्थानीय शिल्पी हैं सभी को हम लोगों ने प्रयास किया है कि सबको अवसर मिले और जो लोग हैं वो न केवल उनकी कला को देखें बल्कि उन्हें जो शिल्पी हैं उनके लिए जो रोजगार है उसमें व्यवसाय को बढ़ावा मिले। तो वहीं सुल्तानपुर में खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मानव को ताक पर रखकर एनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा था। आपको बता दें कि खबर चलने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आए और जांच हुई और जांच में सही पाए जाने पर रातों रात निर्माणाधीन एनएम सेंटर बाबा का बुलडोजर चला और उसे ढाया गया। बहरहाल शासन प्रशासन की इस कार्यवाही के बाद भ्रष्ट ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। तो खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मानव को ताक पर रखकर एनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा था। वहीं आपको बताते चले कि खबर चलने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया और जांच हुई और जांच में सही पाई जाने पर रातों रात निर्माणाधीन एनएम सेंटर बाबा का बुलडोजर चला और उसे ढाया गया है। वहीं बहरहाल शासन प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद भ्रष्ट ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। तो
सुल्तानपुर में खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर आपको हमने दिखाया था कि किस तरीके से मानव को ताक पर रखकर एनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा था। वहीं आपको बताते चले कि ये खबर चलने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया और जांच हुई और जांच में सही पाए जाने पर रातों रात निर्माणाधीन एनएम सेंटर बाबा का बुलडोजर चला और उसे ढाया गया। वहीं शासन प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अब भ्रष्ट ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है। तो सुल्तानपुर में खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पर हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मानक को ताक पर रखकर एनएम सेंटर का अवैध निर्माण किया जा रहा था। वही हम आपको बताते चले कि इस खबर के चलने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया है और जांच हुई और जांच में सही पाए जाने पर रातों रात निर्माणाधीन एनएम सेंटर पर बाबा का बुलडोजर चला और उसे ढा दिया गया। वहीं आपको बताते चले कि इस कार्यवाही की वजह से शासन और प्रशासन की कार्यवाही के बाद ठेकेदारों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। दिखाया था कि किस तरीके से मानक को ताक पर रखकर एनएम सेंटर का निर्माण किया जा रहा था। वही इस खबर के चलने के बाद शासन और प्रशासन हरकत में आया और जांच हुई और जांच में सही जाने पर रातों रात निर्माणाधीन एनएम सेंटर पर बाबा का बुलडोजर चला और उसे ढा दिया गया है। वही इस पूरी कार्रवाई के बाद ठेकेदारों में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं सुल्तानपुर में सड़क हादसे में दंपति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 बच्चों को भी घायल कर दिया गया है। वहीं पर बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां साथ ही आपको बताते चले कि ट्रक चालक को भी हिरासत में लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। ये दंपति जौनपुर के रहने वाले थे। तो बता दें कि ये दर्दनाक सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां पर बाइक सवार 2 बच्चे भी इस हादसे में घायल हो गए हैं। वहीं घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही ट्रक चालक को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लम्बुआ तहसील में एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बाइक सवार परिवार को एक ट्रक से टक्कर होने के कारण जो महिला थी उनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी और जो हस्बैंड हैं वो चिकित्सालय में आने पर उनकी डेथ हो गई है। हालांकि वहां से हमारे एसडीएम ने बहुत ही सूझबूझ दिखा करके तत्काल उनको मूव कराया। उसके कारण उनके साथ जो 2 बच्चे थे उनका उपचार। बढ़ते अगली खबर की ओर, हरदोई ब्रांच नहर की झाल में फंसा मिला तेंदुआ का शव। आपको बता दें कि पीलीभीत के पूरनपुर हरदोई ब्रांच नहर की झाल में तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान देखे जा रहे हैं। वहीं टाइगर रिजर्व की सीमा खुली होने से वन्यजीव सुरक्षित नहीं है। कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव चितरपुर के नजदीक बहने वाली हडी ब्रांच नहर की झाल में तेंदुआ तैरता दिखा है। घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तो पीलीभीत के पूरनपुर हरदोई ब्रांच नहर की झाल में तेंदुआ का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान देखे जा रहे हैं। वहीं टाइगर रिजर्व की सीमा खुली होने से वन्य जीव सुरक्षित नहीं है और कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव चित्रपुर के नजदीक बहने वाली हडी ब्रांच की झाल में तेंदुआ तैरता देखा गया है। अब वहीं आपको बता दें कि तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं। वहीं टाइगर रिजर्व की सीमा खुली होने से वन्यजीव सुरक्षित नहीं है। कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव चितरपुर के नजदीक बहने वाली हुडी ब्रांच नहर की झाल में तेंदुआ तैरता दिखा गया है। वहीं अब इस पूरे घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।
पूरनपुर हरदोई ब्रांच नहर की झाल में तेंदुओं का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान भी देखे गए हैं और साथ ही बताते चले कि टाइगर रिजर्व की सीमा खुली होने से वन्य जीव सुरक्षित नहीं है और कलीनगर तहसील क्षेत्र के गांव चितरपुर के नजदीक बहने वाली हड्डी ब्रांच नहर की झाल में ये तेंदुआ तैरता दिख रहा। वहीं अब ये पूरे घटना के बाद आपको बता दें कि हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में तैनात 24 साल के आकाश वर्मा ने अपने किराए पे मकान में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि यह सिपाही मेरठ का रहने वाला था और 2020 में इसकी भर्ती हुई थी और वही 1.5 साल पहले ही यह बरखेड़ा थाने में तैनात किया गया था। आकाश बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पकड़ने वाले वार्ड नंबर 2 में अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहता था और बताया जा रहा है कि पत्नी से इसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसने आत्महत्या करने की कोशिश की और फंदे से लटक गया। वही इस वारदात के बाद फौरन आनन फानन में उसको जिला अस्पताल भेजा गया जहां पर इसका इलाज चल रहा है। तो बता दें कि 24 साल के आकाश वर्मा ने अपने किराए के मकान में ही फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश की। वही आपको बताते चले कि सिपाही मेरठ का रहने वाला था और 2020 में ही इसकी भर्ती हुई थी और 1.5 साल पहले ही यह बरखेड़ा थाने में तैनात किया गया था। वहीं आकाश बरखेड़ा थाना क्षेत्र में पढ़ने वाले वार्ड नंबर 20 में अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहता था और बताया जा रहा है कि पत्नी से इसका किसी बात को लेकर विवाद हो गया और इसने आत्महत्या करने की कोशिश की और जिसे आपको बताते चले कि फंदे पर लटक गया। वही फौरन आनंद फानन में उसको जिला अस्पताल भेजा गया जहां पर उसका इलाज अभी चल रहा है। आकाश वर्मा एक सिपाही जो बरखेड़ा थाना में पोस्ट है तो आत्महत्या का प्रयास किया है। अभी फिलहाल बातचीत से पता चला है कि फैमिली डिस्प्यूट है जिसकी वजह से उसने ऐसा किया है। उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। डॉक्टर से भी बातचीत की गई है, इलाज चल रही है, वो खतरे से बाहर है। उसमें ऐसा है कि बरखेड़ा थाने में कोई सिपाही पोस्टेड है, उसका नाम आकाश वर्मा, उम्र करीब 24 साल है। उसने अपने प्राणन में जहाँ भी है हैंगिंग फांसी लगा ली है तो उसको तुरंत बरखेड़ा CSC ले जाया गया। उन्होंने हमारे पास रेफर किया था। जब हमारे पास वो आया था तो कंडीशन तो खराब थी, उसकी बेहोशी अवस्था में थी, BP डाउन था, शॉक में था पेशेंट। फिर इसको हमने ऑक्सीजन वगैरह दे दा करके और बाकी दवाइयाँ दी तब उसका जो है वाइटल्स नॉर्मल आ गए, होश में नहीं है। तो वहीं सीतापुर के नई बाजार में फलक टेलर की दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटों ने सिलने के लिए रखे गए लगभग 175 सूट कपड़ों सहित सिलाई मशीन और कई अन्य सामान भी इस आग में जलकर राख हो गए। वहीं फलक टेलर ने मीडिया से बात करके बताया कि मैं लगभग रात 12 बजे तक दुकान पर कपड़े सिलने के बाद दुकान बंद करके चला गया था और रात 1 बजे जानकारी मिली कि दुकान में आग लग गई है। वहीं आनंद फानन में भागते हुए दुकान पर पहुंचा, तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं टेलर ने यह भी बताया कि लगभग 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। तो टेलर की दुकान में बता दें कि आग लग गई है। वहीं आपको बताते चले कि लगभग 175 सूट कपड़ों सहित सिलाई मशीन और कई अन्य सामान भी इस आग की चपेट में आ गए हैं। वहीं फलक टेलर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह लगभग रात 12 बजे तक दुकान पर कपड़े सिलने के बाद बंद कर चले गए थे और वही रात 1 बजे जानकारी मिली उनको कि दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद वह आनंद फानन में भागते हुए दुकान पर पहुंचे और तब तक दुकान का सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आप खैराबाद के रहने वाले हैं? ये आपकी दुकान में आग कैसे लग गई? अब ये कैसे लगी ये तो नहीं पता, लेकिन बिजली तो मैं काट पीट के गया था सब जी। हाँ, पौन घंटे में सब लग गया। पौन घंटे में लाइट सब कट, वो सब जल गया जो था। अच्छा, 1 बजे आए तो सब जल गया था। तो आपको पता कैसे चला कि आपकी दुकान में आग लग गई? फोन करा था यहाँ क्या पड़ोसी ने कॉल की थी? हाँ, पड़ोसी ने कॉल की थी। अच्छा, कितना नुकसान हो गया आपका दुकान में? 10 लाख का हुआ है लगभग नुकसान। 10 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ 10 लाख का नुकसान। आप खैराबाद के रहने वाले हैं? जी, खैराबाद। ये आपकी दुकान में आग कैसे लग गई?
अब ये कैसे लगी ये तो नहीं पता, लेकिन बिजली तो मैं काट पीट के गया था तब। जी। हाँ, और इतनी सारी लाइट पौन घंटे में सब लग गया। सामने कटी। पौन घंटे में लाइट सब कट, वो सब जल गया जी कुछ था। अच्छा। 1 बजे आए तो सब। तो फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।